हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट है। 3 डायमेंशनल पार्ट, और वो 3 डायमेंशनल पार्ट किसका है? ऑफ ए स्पेस लैटिस। और वो स्पेस लैटिस किसका होगा? किसी क्रिस्टल का। उस स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट को हम रिपीट करेंगे, हम उसको रिपीट करेंगे इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, उन 3 डायरेक्शंस में। और वो 3 डायरेक्शंस होंगी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो जब हम किसी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस के स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट को रिपीट करेंगे इन ऑल द 3 डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, तो हमें उस क्रिस्टल का होल स्पेस लैटिस मिलेगा, स्पेस लैटिस मिलेगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर यूनिट सेल को। तो क्या डेफिनेशन रहेगी यूनिट सेल की? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड simplest 3-dimensional part of a space lattice of a crystal, space lattice of a crystal which is repeated, जिसको हम रिपीट करेंगे या जिसको रिपीट किया गया है अगेन एंड अगेन, बार बार उसको रिपीट किया गया है अगेन एंड अगेन इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। और क्यों रिपीट करते हैं हम उसको एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में? ताकि हमें उस क्रिस्टल का होल स्पेस लैटिस मिल जाए, टू गेट द कंप्लीट space lattice of that crystal, space lattice of that crystal। तो ये डेफिनेशन रहेगी यूनिट सेल की। तो बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। तो यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस का वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट होगा जिसको बार बार रिपीट किया गया है इन ऑल द 3 डायरेक्शंस एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, ताकि हमें उस क्रिस्टल का कंप्लीट स्पेस लैटिस मिल जाए। तो वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट ही क्या होगा? उस स्पेस लैटिस के लिए यूनिट सेल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने देखो एक 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस के लिए डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिनको अरेंज किया गया है अलोंग एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखो, जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है तो हमें इस तरह की स्पेस लैटिस मिलेगी उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए। और तो उस पूरे स्पेस लैटिस में से मैंने इस स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्ट को चूज किया है। तो यहाँ पर जो शेप मिलती है इस स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट की, वो क्या है? क्यूबिक शेप है। तो यही उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के स्पेस लैटिस के लिए यूनिट सेल रहेगी। तो ये क्या रहेगी? उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए यूनिट cell. So this unit cell is the smallest and simplest 3-dimensional part of space lattice of a crystal which is repeated again and again along x direction, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। तो इससे हमें उस क्रिस्टल का पूरा स्पेस लैटिस मिलता है। तो यही स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट रहेगा उस क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स यूनिट सेल के वो फैक्टर्स रहेंगे जिसके ऊपर किसी भी यूनिट सेल का साइज और शेप डिपेंड करती है। तो पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेंगी, डिपेंड्स द साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल्स। और जो साइज और शेप रहेगा यूनिट सेल्स का, उसी के ऊपर डिपेंड करती है शेप ऑफ
क्रिस्टल। तो जो शेप ऑफ क्रिस्टल रहेगी वो डिपेंड करती है कि वो पूरा का पूरा क्रिस्टल किस तरह की यूनिट सेल से मिलकर बना है। तो जो शेप रहेगी क्रिस्टल की वो डिपेंड करेगी उस क्रिस्टल को बनाने के लिए किस तरह की यूनिट सेल्स को बार बार रिपीट किया गया है। तो कितने पैरामीटर्स रहेंगे जिसके बेस पर हम यूनिट सेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, उनमें डिफरेंस बता पाएंगे। देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स। टोटल 6 पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूनिट सेल्स की, और इन 6 पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 कैटेगरीज। जो फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे केवल 3 पैरामीटर्स, और सेकेंड कैटेगरी में आएंगे बाकी के 3 पैरामीटर्स। तो टोटल कितने पैरामीटर्स रहे? 6 पैरामीटर्स रहे। तो जो ये 3 पैरामीटर्स रहेंगे इस पर डिपेंड करती है किसी भी यूनिट सेल का साइज, यूनिट सेल्स साइज। तो किसी भी यूनिट सेल का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा इन 3 पैरामीटर्स पर, और ये 3 पैरामीटर्स रहेंगे ए, बी एंड सी, और इन्हीं 3 पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एज लेंथ्स। तो एज लेंथ्स क्या रहेंगी किसी भी यूनिट सेल के लिए? ए, बी एंड सी। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी यूनिट सेल के बारे में। तो जो ये बाकी के 3 पैरामीटर्स होंगे इन पर डिपेंड करेगी शेप ऑफ यूनिट सेल्स। तो किसी भी यूनिट सेल की शेप डिपेंड करती है इन 3 पैरामीटर्स पर, और किसी भी यूनिट सेल का जो साइज रहेगा वो डिपेंड करेगा इन 3 पैरामीटर्स पर। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये रहेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा, और इन्हीं 3 पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एक्सियल एंगल्स। तो यहाँ टोटल 6 पैरामीटर्स रहे जिन पर किसी भी यूनिट सेल का साइज और शेप डिपेंड करेगी। इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है उन यूनिट सेल्स का साइज, और इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा उन सभी यूनिट सेल्स की शेप, जो हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये रहेंगे एक्सियल एंगल्स, और ए, बी और सी ये रहेंगे किसी भी यूनिट सेल के लिए एज लेंथ्स। तो स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल के लिए डायग्राम बनाया है और उस यूनिट सेल की डिफरेंट एज लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स को भी रिप्रेजेंट किया है कि जो एज लेंथ ए रहेगी वो रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस, और जो एज लेंथ रहेगी उस यूनिट सेल की बी वो रहेगी अलोंग वाई एक्सिस, और उस यूनिट सेल के लिए एज लेंथ सी रहेगी अलोंग जेड एक्सिस। और जो एक्सियल एंगल्स रहेंगे, एक्सियल एंगल कौन सा रहेगा? अल्फा, और वो अल्फा एंगल हमें किसके बीच में मिलेगा? बिटवीन वाई और जेड एक्सिस, या ये कहें कि जो एज लेंथ ए होगी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एंगल अल्फा मिलेगा। और जो एक्सियल एंगल बीटा है वो यहाँ है, और ये एंगल बीटा किन एक्सिस के बीच में है? बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। और हम देख सकते हैं कि जो एंगल बीटा है वो अपोजिट टू एज लेंथ बी हमें मिलेगा, और जो एक्सियल एंगल गामा है वो हमें यहाँ मिलेगा, और ये किन एक्सिस के बीच में है? ये होगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और जो ये एक्सियल एंगल गामा है वो हमें मिलेगा अपोजिट टू जेड एक्सिस। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं एक्सियल एंगल्स किन किन एक्सिस के बीच में हैं, और जो एज लेंथ रहेंगी वो कौन से एक्सिस के अलोंग हमें मिलेंगी किसी भी यूनिट सेल में। तो किसी भी यूनिट सेल्स के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स रहेंगे, 3 होंगी उनमें से एज लेंथ्स ए, बी एंड सी अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस, और जो अदर 3 पैरामीटर्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स हमें मिलेंगे बिटवीन एनी 2 एक्सिस, तो वो हैं अल्फा, बीटा और गामा, और अल्फा एंगल हमें मिलेगा अपोजिट टू एक्स एक्सिस, बीटा एंगल हमें मिलेगा अपोजिट टू वाई एक्सिस, एंड गामा एंगल इज अपोजिट टू जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो ये 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल के, तो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर कितनी तरह की यूनिट सेल्स हमें
मिलती हैं। तो हमारा आंसर रहेगा देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ these 6 parameters of यूनिट सेल्स। तो ये जो 6 पैरामीटर्स रहेंगे यूनिट सेल्स के लिए, उनके बेस पर केवल 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स ही बनती हैं। और इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट सेल्स रहेंगी हम उनको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स, की जो यूनिट सेल्स की 6 पैरामीटर्स रहेंगी ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। और वहाँ पर कितनी तरह की यूनिट सेल्स रहेंगी, वहाँ पर रहेंगी 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। जो सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा यूनिट सेल्स का, वहाँ पर हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ constituent particles of a unit cell, कि उस यूनिट सेल के constituent particles की पोजीशन क्या रहेगी उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। इस बेस पर भी हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। और इस बेस पर केवल 2 ही तरह की यूनिट सेल्स रहेंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए यूनिट सेल, कि उस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे उस यूनिट सेल में। उस बेस पर केवल 2 ही तरह की यूनिट सेल्स रहेंगी। फर्स्ट रहेगा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, और सेकेंड रहेगा सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर हम ये सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में, कि ये सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स, उन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो डिफरेंट पोजीशंस और लोकेशंस यूनिट सेल्स की क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो एक क्यूबिक यूनिट सेल ली है, वो क्यूब की शेप में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस क्यूबिक यूनिट सेल्स के कितने कॉर्नर्स हैं। तो कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल्स होगी उसके 8 कॉर्नर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल का कॉर्नर क्या होगा कि जहाँ पर उस यूनिट सेल की 3 एजेस एक दूसरे से मिलेंगी और जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वही रहेगा उस यूनिट सेल के लिए कॉर्नर। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर्स रहेंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल के? 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल्स के कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल्स के फेसेस के बारे में। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी फेसेस रहेंगी? 6 फेस रहेंगी। तो ये इस क्यूबिक यूनिट सेल का फर्स्ट फेस है, फ्रंट वाला सेकंड फेस है, और जो यहाँ पर है ये फेस, ये थर्ड है, ये फेस फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये पीछे वाला फेस क्या है? ये सिक्स्थ है। तो 1 2 3 4 5 और 6 है बैक साइड का फेस। तो टोटल 6 फेसेस रहेंगे किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल्स की कितनी एजेस होंगी। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल रहेगी उसकी 12 एजेस रहेंगी।
तो एजेस कौन कौन सी रहेंगी, ये इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। तो उस क्यूबिक यूनिट सेल के जहाँ पर भी दो फेस आपस में मिलते हैं वहीं पर मिलेगी हमें उस यूनिट सेल के लिए एज। तो इसकी 12 एजेस रहेंगी, 1 2 3 4, 4 एजेस ऊपर हैं और 4 एजेस यहाँ बीच में हैं और 4 एजेस यहाँ नीचे हैं, बॉटम में है। तो टोटल कितनी एजेस हो गई इसकी, 12 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 12 एजेस रहेंगी। तो स्टूडेंट एक लोकेशन और पोजीशन रहेगी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए या किसी भी यूनिट सेल के लिए बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर कौन सी लोकेशन रहेगी, इस पूरे क्यूब का जो मिडल पार्ट रहेगा वही रहेगा इस यूनिट सेल के लिए बॉडी सेंटर। तो कितनी बॉडी सेंटर मिलेंगी इस क्यूबिक यूनिट सेल या किसी भी यूनिट सेल में, केवल एक ही बॉडी सेंटर लोकेशन रहेगी हर यूनिट सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स यूनिट सेल से रिलेटेड कई बार हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बॉडी डायगोनल्स की बात की गई होती है। तो यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पर हम इस क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। तो कितने बॉडी डायगोनल्स रहेंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, 4 रहेंगे। अब बॉडी डायगोनल है क्या, यहाँ पर इस यूनिट सेल में हम एक लाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर इस कॉर्नर को हम ज्वाइन करेंगे इस नीचे वाले कॉर्नर से। तो ये इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या रहेगा, एक बॉडी डायगोनल। तो इसी तरह से 3 बॉडी डायगोनल्स और रहेंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। जब हम इस नीचे वाले कॉर्नर को इस फ्रंट वाले ऊपर कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये भी एक बॉडी डायगोनल रहेगा। अब यहाँ पर इस कॉर्नर को हम इस नीचे वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये बॉडी डायगोनल 3rd रहेगा। और 4th बॉडी डायगोनल रहेगा इस ऊपर वाले कॉर्नर को जब हम इस सामने वाले नीचे कॉर्नर से मिलाएंगे। तो कितने बॉडी डायगोनल रहे यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल रहेगी उसके लिए टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स रहेंगे। तो ये तो थी डिफरेंट पोजीशंस और लोकेशंस इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में जो होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट पोजीशंस इन ए यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कौन सी रहेंगी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वो सभी यूनिट सेल सिंपल या प्रिमिटिव होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट in which the particles are present only at corners of unit cell। तो जब किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ही हमें पार्टिकल्स मिलेंगे तो वो यूनिट सेल रहेगी सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम एक यूनिट सेल बनाएंगे क्यूबिक यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल के जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन सभी कॉर्नर्स पर हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इनके कॉर्नर्स पर हम इस तरह से पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहेगी एक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन सी रहेंगी, जब किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे लेकिन कॉर्नर के अलावा उस यूनिट सेल में वो डिफरेंट पोजीशंस पर भी हमें मिलेंगे। तो वही यूनिट सेल्स रहेंगी नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर दोज, वो रहेंगी इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड आल्सो एट सम अदर पोजीशंस इन यूनिट सेल।
तो कॉर्नर के अलावा अगर हमें उस यूनिट सेल में किसी दूसरी पोजीशन पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो यूनिट सेल रहेगी सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो वो अदर पोजीशंस कौन सी रहेंगी? वो पोजीशंस रहेंगी सेंटर वाली। कौन से सेंटर रहेंगे वो? या तो वो पार्टिकल मिलेगा हमें फेस सेंटर पर, या वो पार्टिकल हमें मिलेगा एट बॉडी सेंटर पर। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर पर तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन तो इसके अलावा हमें वो सेंटर पर भी मिलेंगे उस यूनिट सेल के, और वो सेंटर कौन से रहेंगे? फेस सेंटर या बॉडी सेंटर। इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो स्टूडेंट्स, कितने टाइप की मिलेंगी हमें नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स? तो हमें मिलती है यहाँ पर देखो 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो वो कौन कौन सी रहेंगी? फर्स्ट रहेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी रहेगी? इन विच द पार्टिकल्स, तो उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स हमें कहाँ मिलेंगे? आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर हमें पार्टिकल मिलेंगे, एंड 1 पार्टिकल, केवल एक ही पार्टिकल मिलेगा हमें एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर होगा वहाँ पर हमें केवल एक ही पार्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे हम इस तरह से, और इस क्यूबिक यूनिट सेल के जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे उन सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो कितने कॉर्नर्स रहेंगे? यहाँ पर 8 कॉर्नर्स रहेंगे। इन सभी 8 कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और इस यूनिट सेल का जो ये बॉडी सेंटर है यहाँ पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये रहेगा एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो नेक्स्ट टाइप की सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, कहाँ कहाँ मिलेंगे? एट ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें कहाँ मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ ऑल 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल। तो उस यूनिट सेल के कितने फेस होंगे? 6 फेसेस रहेंगे। उन 6 फेसेस के सभी सेंटर पर हमें पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कॉर्नर्स पर भी होंगे और उन सभी 6 फेस सेंटर्स पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बनाएंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे हम यहाँ पर, और उस क्यूबिक यूनिट सेल के जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पर भी हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे उन फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स को। तो जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स रहेंगे उनको हम अलग कलर से शो करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को। तो कितने कॉर्नर्स हैं इस यूनिट सेल के? 8 कॉर्नर्स हैं। तो उन सभी 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इनके साथ साथ इस यूनिट सेल के जितने भी फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। जैसे यहाँ पर ये एक फेस है तो इसके इस सेंटर पर हमें पार्टिकल मिलेगा। एक फेस ये ऊपर है तो इसके सेंटर पर भी पार्टिकल मिलेगा। यहाँ साइड में एक फेस है तो इसके सेंटर पर भी एक पार्टिकल मिलेगा। ये फ्रंट में जो फेस है इसके सेंटर में भी पार्टिकल मिलेगा। जो बॉटम में नीचे फेस है उसके सेंटर में भी पार्टिकल मिलेगा। लेकिन देखो हमने ये पीछे वाला फेस है वहाँ का पार्टिकल रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो वो पार्टिकल रहेगा ये। तो यहाँ पर देखो इस
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी 6 फेस सेंटर्स पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये रहेगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो थर्ड टाइप की यूनिट सेल है वो है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में भी हमें पार्टिकल्स मिलेंगे। इन एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल the particles are present। पार्टिकल्स हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? at all 8 corners of unit cell and at any two end face centers ऑफ यूनिट सेल। तो किन्हीं भी 2 एंड फेस सेंटर रहेंगे इस यूनिट सेल के, वहाँ पर भी हमें पार्टिकल मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें उस यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल मिलेंगे। तो वो यूनिट सेल रहेगी एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बनाएंगे फॉर एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके लिए हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे और उस क्यूबिक यूनिट सेल के जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे उन सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम केवल 2 ही एंड फेस सेंटर्स रहेंगे उस यूनिट सेल के, तो वहाँ पर भी हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वो एंड फेस सेंटर्स कौन से रहेंगे? अगर आप इस फेस सेंटर को चूज करते हो, अगर आप ऊपर वाले फेस सेंटर को चूज करोगे तो इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट जो फेस होगा तो उस फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो 2 फेसेस होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और यही रहेंगे इस यूनिट सेल के लिए 2 एंड फेसेस। तो फर्स्ट फेस ये है, तो इसके सामने जो फेस रहेगा वो ये इसका एंड फेस रहेगा। तो यहाँ पर इस यूनिट सेल के लिए ये एक एंड फेस है और ये भी एक एंड फेस है। अगर आप पार्टिकल्स को इस फेस के सेंटर पर रिप्रेजेंट करोगे तो इसके अपोजिट जो फेस होगा उसके सेंटर पर भी हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में ये 2 फेसेस रहेंगे इस यूनिट सेल के लिए एंड फेसेस। तो ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। और उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? सभी 8 कॉर्नर्स पर और किसी भी 2 एंड फेसेस के सेंटर पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक लास्ट में एक और पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट इन यूनिट सेल्स के लिए। देखो एक पोजीशन होती है एज सेंटर्ड पोजीशन, ठीक है, एज सेंटर्ड पोजीशन। तो वो एज सेंटर्ड पोजीशन कौन सी रहेगी उस यूनिट सेल के लिए? कोई भी यूनिट सेल है तो देखो जिस तरह से हमने यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई है और इस क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी एजेस रहेंगी? 12 एजेस रहेंगी और उन 12 एजेस के सेंटर की जो पोजीशन रहेगी वही रहेगा एज सेंटर पोजीशन। तो जितनी भी एजेस होंगी इस क्यूबिक यूनिट सेल की या किसी भी यूनिट सेल की जितनी भी एजेस रहेंगी उन एजेस के जो सेंटर की पोजीशन रहेगी वो रहेगी यहाँ पर एज सेंटर्ड पोजीशन। तो इस यूनिट सेल में देखो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 12 एज सेंटर्स ऑफ दिस यूनिट सेल।